गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज ना हमें यूनिट 2 स्टार्ट करनी है जो कि हमारी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? देखो हमें पता है जो गैसेस है ना वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। किससे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो ये गैसेस हैं, एक तो ये बात है ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। अब ये गैसेस भी ना अपने पास दो टाइप की होती है। जैसे एक हमारे पास होती है रियल गैसेस, एक अपने पास होती है आइडियल गैसेस, ठीक है। रियल गैसेस के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। तो ये क्या होती है, ये ज़्यादातर हम इनको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स में हमें पढ़नी है ना वो आइडियल गैसेस की चर्चा करेंगे कि आइडियल गैसेस क्या होती है, ये कौन इनको डिफाइन करता है, ठीक है। इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे फिजिक्स में। इनके ये क्या डिफरेंस होता है रियल गैस और आइडियल गैस में? इनके अंदर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है वेंडर वॉल फोर्सेस। ये क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कैसा होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो आइडियल गैस में नहीं लगता है, ठीक है। इनमें ये नहीं लगता है। तो इनको कौन डिफाइन करता है? इनको जो डिफाइन करता है आइडियल गैस को उसे बोलते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है जो आइडियल गैस को डिफाइन करती हैं, तो इनको डिफाइन करने के लिए ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसकी अपनी कुछ अजम्पशंस होती हैं। उन्हीं अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ये कंप्लीट चैप्टर है बेटा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रिलेटिव है, ये टॉपिक तुम्हारा केमिस्ट्री से भी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस भी है इसमें केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। केमिस्ट्री और फिजिक्स के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। तो जो अपनी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसकी अपनी कुछ अजम्पशंस हैं। क्या हैं? अजम्पशंस। उन अजम्पशंस के बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है कि भाई क्या क्या अजम्पशंस है। थ्रू आउट हम उन अजम्पशंस को मान के ही आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, ठीक है। इन अजम्पशंस से पहले इसके कुछ प्रिंसिपल हैं बेटा, इसके 3 प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल्स, तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा? ऑल मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये किससे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनती है, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या है? मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन। अब देखो मॉलिक्यूल्स है तो इनका कोई मोशन डिफाइन नहीं है, ये रैपिड मोशंस में होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड मोशन, ठीक है। थर्ड जो है अपने पास वो है द मॉलिक्यूल्स exert some forces, और वो फोर्स नेग्लिजिबल होता है। क्यों? ये पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होने के कारण उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जाएगा, तो ये फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। exert some force of attraction between them दिख रहा है? हाँ जी, between them, and this force of attraction decreases rapidly with the increase of distance between them. Increases of distance between them. अब हम पढ़ेंगे कि जो अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी की वो क्या अजम्पशंस हैं। assumptions.
फर्स्ट अजम्पशन है भाई कि हमारे पास ये जो गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है और जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन वो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है फॉर अदर गैसेस, एक गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर अलग अलग टाइप की गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होंगे। तो क्या है, ऑल गैसेस consist of large number of small particles या particles जिन्हें हम क्या बोलेंगे, called molecules, and these molecules of a given gas are all identical but differ from the molecule of other gas, from the molecule of other gas। ठीक है, देखो हमारे पास क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर दो डिफरेंट गैस है तो उनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, एक गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, आइडेंटिकल्स होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्या है अपने पास, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस में, ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं साइज में, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर इन स्फीयर, the molecules are spheres of very small size as compared to distance between them। तो इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो जो स्मॉल वॉल्यूम होगी वो नेग्लिजिबल होगी। वो किसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, जो इनकी टोटल वॉल्यूम होगी। तो क्या होगी, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by them is negligible as compared to the total volume of gas। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। तो क्या है नेक्स्ट अपने पास, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन मूविंग in all direction with the different velocities, moving in all directions with different velocities सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, with different velocities। नेक्स्ट है भाई अपने पास, अब जब मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, तो जब ये मोशन में होंगे तो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। तो जब वो कोलिजन होता है इनका आपस में, वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, वो टकराने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल वॉल्यूम में एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्या होगा, during their movement the molecules collide with
collide with one another and with the walls of the container and the walls of the container, walls से भी टकराएंगे, walls of the container. The collisions are perfectly इलास्टिक. तो इनकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, वो कंजर्व रहेगी. सो देयर टोटल एनर्जी विल बी क्या बोल सकते हैं, विल बी अनअल्टर्ड. ठीक है. अब देखो ये जो कोलिजन होता है ये इंस्टेंट पे होता है एक, तो इंस्टेंट पे होने के बाद जो इनके टाइम होता है इनका वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू जो अपना नॉर्मल जो कोलिजन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनका टाइम क्या होता है, नेग्लिजिबल. तो अपना नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ अजम्पशंस क्या है, द कोलिजन आर इंस्टेनियस. द कोलिजन्स आर इंस्टेनियस इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस ठीक है. दैट इज, इसका मतलब क्या है भाई, द टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल as compared to the time between two successive collision. नेक्स्ट क्या होगा भाई अपने पास, जब ये सक्सेसिव कोलिजन होगा तो ये कुछ पाथ फॉलो करेंगे. वो जो पाथ होगा ना अपना क्या होगा, मीन फ्री पाथ होगा. ठीक है. लेकिन जो ये जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे से तो ये जो वो स्ट्रेट लाइन जो पाथ फॉलो करेंगे वो लेंथ जो है सबके लिए सेम नहीं होगी. ठीक है. कैसे लिख सकते हैं इसको, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव collisions, a molecule travel in a straight line with uniform velocity, but during every successive collision the length of the path is not same. The average distance moved by the molecules between two successive collisions इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम. ठीक है, कि जो ये मीन फ्री पाथ है उनका कितना आता है, आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ. एक इनके बारे में एक ये भी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में कैसा होता है, नेग्लिजिबल. इंटरमोलिकुलर
forces are negligible. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल. ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट? जो ये कोलिजन होता है, इनकी जो कंप्लीट डेंसिटी होती है ना गैस की, उसको क्या है, ये अफेक्ट नहीं करता है. क्यों? कोलाइड होने के बाद ये बाहर कहीं थोड़ी ना जाते हैं, अंदर ही रहते हैं कंटेनर के. तो क्या हो जाता है, क्या है ये नेक्स्ट? द मोलिकुलर कोलिजन्स, द molecular collisions do not affect the molecular density of the gas, that is number of molecules per unit volume of the gas remains same throughout the गैस. क्योंकि पार्टिकल उससे बाहर थोड़ी जाते हैं कंटेनर्स के, उसके अंदर ही तो कोलाइड करे, तो डेंसिटी पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई अपने पास इसके जंक्शंस? डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो गैस है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा भाई, जैसे किससे कंपेयर कर सकते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को? लिक्विड या फिर सॉलिड से. लिक्विड में थोड़ा कम होगा, सॉलिड में तो बिल्कुल ही कम होगा उनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उस पर, वो क्या होगी यहाँ पे? नेग्लिजिबल. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होती है. उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल. ठीक है, उनके बीच में. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही काफ़ी होता है. ठीक है, ये इनका प्रिंसिपल भी पढ़ा था हमने. नेक्स्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वाला भी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे इसमें. मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस is directly proportional to its absolute temperature. तो इसकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. ठीक है, ये इसकी अजम्पशंस थी भाई, ये इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. जो आगे हम इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन्हीं अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं. ओके, थैंक यू. और आप पढ़ते रहा करो. ठीक है.